हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 में ये अगला भाग है वीडियो जो मैं आज कंटेंट लेके आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी से परिपूर्ण है। It is compared with very good information and very useful information to all of you. That information related to the PEPs. तो आज की जो जानकारी है वो जानकारी है PEP से रिलेटेड। PEP क्या होता है, इसका मास्टर डायरेक्शन केवाईसी में क्या मतलब होता है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, क्या ये किसी राजनीतिक दल से रिलेटेड है, क्या ये किसी राजनीतिक नेता से रिलेटेड है, या ये किसी राजनीतिक भावना से ओतप्रोत है, आखिर इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या मतलब होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। और इस जानकारी के अलावा आरईज से रिलेटेड यानी कि रेगुलेटरी एंटिटीज क्या होती हैं और वो कौन हो सकती हैं। ये पिछली वीडियोस में आपने बहुत मेरे मुंह से सुना होगा कि आरईज को ये करना चाहिए, आरईज को वो करना चाहिए, लेकिन ये आरईज होती कौन है, क्या होती हैं ये आरईज यानी रेगुलेटरी एंटिटीज क्या होती हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंतर्गत। इसके अलावा शेल बैंक्स कौन से होते हैं। जी हाँ, शेल बैंक्स, आपने कुछ कंपनी सुनी होंगी जो शेल कंपनीज होती थी, शेल कंपनीज, शेल पर्संस, शेल बेनिफिशरीज, शेल बैंक्स भी होते हैं। ये शेल बैंक्स एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हैं। ये शेल बैंक्स कौन से होते हैं और ये लीगलाइज भी हैं। तो ये शेल बैंक्स होते क्या हैं, कहाँ हैं और इनका क्या मतलब है, ये मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 16 के प्रीएम्बल्स में पूरी विस्तृत जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में लेके आया हूं। अलावा इसके वायर ट्रांजैक्शंस, वायर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कोई तार वाली ट्रांजैक्शन है, जी नहीं। वायर ट्रांजैक्शंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ये क्या होता है और क्या किस कैटेगरी को हम वायर ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड कर सकते हैं, या किसको डोमेस्टिक में रखेंगे या किसको इंटरनेशनल में रखेंगे। आप अमेजोन से कुछ ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो वायर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कहलाएगी क्योंकि अमेजोन तो बाहर की कंपनी है। या फिर आप इंडिया में किसी कंपनी से जिसकी बाहर किसी देश में ब्रांच है उसको वायर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, वायर ट्रांजैक्शन में आएगी। ये वायर ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में डिफरेंशिएट क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन चलते हैं पहले उसके लिए अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी इकट्ठी करते हैं। ये पीईपीज, शेल बैंक्स और ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अंत तक जरूर वीडियो को देखा करिए। जानकारियां जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो, एंड में भी होती हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई आप कमेंट में आप मेरे को किसी कंटेंट के बारे में बताना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। आई रियली वेलकम योर ऑल कमेंट्स। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी इकट्ठे करते हैं इन्हीं सारे तथ्यों के बारे में। यहाँ पे एक टर्म्स और जाननी जरूरी है कि पीईपीज क्या होते हैं। यानी कि अगर आप बैंक से रिलेटेड किसी संस्था से जुड़े हो तो आपने कभी सुना होगा पीईपीज यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पॉलिटिकली ग्रुप या किसी पर्सन से इन्फ्लुएंटेड है या वो जानता है या वो उसके साथ रहता है, तो वो उसको पीईपी की श्रेणी में रखा जाता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ये वो होते हैं जिनका पॉलिटिकली उन पर्सन से, उन ग्रुप से लेना देना ज्यादा होता है या उनकी व्यवहारिकता में होता है। तो ऐसे लोगों को पीईपीज में शामिल किया जाता है, जिन्हें बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आरईज नोटिफाइड करेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि वो नेगेटिव्स हैं या वो पॉजिटिव्स हैं, लेकिन उनकी पहचान करना। अब ये देखिए, अलग अलग बैंक्स और अलग अलग आरईज की अपनी पॉलिसी है कि वो इन तरीके के पीईपीज को लोन देते हैं, अकाउंट खोलते हैं या नहीं, लेकिन इनको नोटिफाई करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अकाउंट और प्लेज टू लोन। किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले पीईपीज कैटेगरी का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, जो इन आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पीईपीज पर्सन होते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं या फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टी लेकिन इन्फ्लुएंटिव पार्टी से जुड़े होते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्फ्लुएंट कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी, अगर किसी भी चीज के लिए अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या आप कोई प्रोसेस लेके आ रहे हैं, तो आपको इन्फ्लुएंट करा सकते हैं, क्योंकि उनका उन लोकल अथॉरिटीज पे काफी ज्यादा दबाव रहता है। तो पीईपीज की पहचान करना बहुत जरूरी है, जो कि मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 का एक अहम पार्ट है। जैसा कि मैं काफी देर से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज कौन सी होती हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज के बारे में भी बताना जरूरी है। रेगुलेटेड एंटिटीज होती क्या है। देखिए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट हेल्ड बैंक्स हैं, जो इस तरीके की डीलिंग कर रहे हैं, लोन्स में, अकाउंट ओपनिंग में, यहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है, वो सब रेगुलेटेड एंटिटीज में आते हैं। अलावा इसके
जो हमारा लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत जो भी इसमें बैंक्स आते हैं वो सब आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज कहे जाएंगे। अलावा इसके ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, AIFIs होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही जितने भी NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। नॉन बैंकिंग कंपनीज MNBC यानी कि मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज। अब देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं एक NBFC होती है जैसे कि टाटा हो गई, आदित्य बिरला, दिस इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल NBFC कंपनीज में आती हैं। एक होते हैं मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज जैसे कि पेटीएम आ गया। अभी आपने देखा होगा कि कुछ एक कंपनीज हैं MNC मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं जो बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं है लेकिन वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की तरह काम कर रही है जैसे कि अमेजॉन मनी भी आपने देखा होगा, पेटीएम है, और भी कुछ इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज में आती हैं, MNBCs में आती हैं। रेसिडेंट नॉन बैंकिंग कंपनीज जो यहाँ की रेसिडेंट तो हैं, रेसिडियरी नॉन बैंकिंग है लेकिन इंडियन ओरिजिन है, लेकिन वो इंडिया में नॉन बैंकिंग कंपनीज की तरह काम कर रही हैं। और कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो मिसलेनियस में आती हैं, वो ओरिजिन बाहर का भी हो सकता है या इंडिया का भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग कंपनीज की ट्रांजेक्शन्स में कर रही है। यहाँ पे PSPs यानी कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, जैसे कि आपके फॉरेन एक्सचेंजर्स होते हैं, मनी एक्सचेंजर्स होते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। सिस्टम पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं। अगर आप किसी तरीके की जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो वीज़ा प्रोवाइडिंग में या किसी भी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं तो वो भी इसमें REs यानी रेगुलेटेड एंटिटीज कही जाएंगी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर यानी कि PPI इशूअर जो होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, वो भी यहाँ पे आपके REs में शामिल किए जाएंगे। अलावा इसके और भी जितने भी आपके मनी ट्रांसफर एक्सचेंजर्स हैं या जो भी इसमें ऑथोराइज पर्सन्स हैं, MTSS यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर या मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम्स के तहत जो भी आते हैं यहाँ पे कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स, वो भी इसमें REs यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज में माने जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और KYC से रिलेटेड हम कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं तो मैं आपको दो चीज़ें और इसमें ऐड कराना चाहूँगा कि सबसे पहले शेल बैंक्स के बारे में आपने सुना होगा। शेल बैंक्स क्या होते हैं? शेल बैंक्स जैसे कि इंडिया में कुछ आपने एक बैंकों के नाम सुने होंगे जिनकी आपने कहीं ब्रांच नहीं सुनी, जो ब्रांच फिजिकली कहीं नहीं होती, लेकिन वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे किसी बैंक के साथ या किसी एसोसिएट्स के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। ये शेल बैंक्स होते हैं जो दिखाई तो देते हैं बट एक्चुअली में फिजिकली वो कहीं भी नहीं होते हैं। इसके अलावा वायर ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? वायर ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको वायर ट्रांजेक्शन्स भी कहा जाता है। ऐसी ट्रांजेक्शन जो आप फोन के थ्रू अपने ऑनलाइन या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं वो वायर ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं, बोथ नेचुरल और लीगल। इसमें यहाँ पे कुछ एक ट्रांजेक्शन्स बताई गई हैं। यहाँ पे वायर ट्रांजेक्शन का सिंपल मीन्स वही है जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करते हैं। जो फिजिकली नॉन फिजिकल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो वायर ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं, जहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। वायर ट्रांजेक्शन्स में भी एक और कंडीशंस आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन्स। यानी कि एक ट्रांजेक्शन तो वो होती है वायर ट्रांजेक्शन जिसमें जिस बैंक से वो ट्रांजेक्शन्स की जा रही है या जिस पर्सन से वो ट्रांजेक्शन की जा रही है और जिस बैंक में वो जा रही है वो डोमेस्टिक हो, इंडियन ही हो या इंडियन टेरिटरी में या इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर ही हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने वो ट्रांजेक्शन्स करी है, जिस बैंक में वो ट्रांजेक्शन्स करी है, वो दोनों या वो सिंगल पर्सन या बैंक बाहर की कंट्री का हो। सपोज कीजिए कि मुझे बैंक ऑफ अमेरिका में या मेरे किसी ऐसे पर्सन के पास कुछ पैसा भेजना है जो US में है, जो किसी और बाहर की कंट्रीज में है, तो मैं तो इंडिया में बैठा हूँ लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वायर ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ, तो ये क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत मानी जाएगी। या फिर कोई बैंक या कोई पर्सन बाहर किसी कंट्री में रहता है लेकिन वो मुझे यहाँ इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो वो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये था वीडियो का आज का पूरा सार। तो जो तथ्यों पे हमने आज बात करी उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ और जानकारियां देता हूं कि PEPs यानी पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन का मतलब ये नहीं है कतई कि वो किसी पार्टी से ही रिलेटेड हो या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक दल, इससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन आप दो तरीके से इसमें समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी पार्टी में गया, किसी शादी में गया, वहाँ पे कोई राजनेता आया हुआ है, कोई बड़ा नेता आया हुआ है या किसी पार्टी से संबंधित कोई मशहूर हस्ती आई हुई है, मैंने उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवा ली थैंक यू करते हुए और वो मैंने अपने घर पे लाके टांग दी, उसके बाद मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहा।
तो क्या इस तरीके की कैटेगरी को हम पीएपीज में रखेंगे? पीईपीज यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? या चचा विधायक हैं हमारे, इस तरीके की बातें कहने वाले, क्या वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन काउंट किए जाएंगे? जी नहीं, इस तरीके की पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन वो होते हैं जिनका एक्चुअल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आदान प्रदान या मौखिक रूप से या व्यवहारिक रूप से लेना देना चल रहा हो, या वो आपके रिलेटिव्स हों, या आप किसी तरीके से उस संस्था से जुड़े हों, या आसपास के लोग आपके जानते हैं कि भाई ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं, या उनके धरनों में जाते हैं, या किसी भी इस तरीके के इन्फ्लुएंसर या प्रेशर ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, दबाव गुट, जो कि मेन पॉलिटिकली स्ट्रीम लाइन में नहीं होते, लेकिन उन पॉलिटिकली पार्टीज को सपोर्ट भी करते हैं और अपनी बातें मनवाने के लिए उन पर प्रेशर भी डालते हैं। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, अभी हम राजनीति में नहीं जाते। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान, तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि इसे साइंस कहते हैं, राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस। खैर, एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, पीईपीज के बारे में हमने इस वीडियो में जाना, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, और इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि शेल बैंक्स क्या होते हैं। शेल बैंक्स हर कंट्री में मिलते हैं, हर जगह ओरिजिन में मिलते हैं, ये लीगलाइज भी हैं, या कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये शेल बैंक्स के तौर पे काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनके एक्सपोजर्स नहीं है। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो इसमें आगे आपको और ज़्यादा एक एक पॉइंट पे, आपको एक एक वीडियो पे मैं जानकारी पूरी लेके आऊँगा। वायर ट्रांजैक्शंस, अब जैसे कि मैंने वायर ट्रांजैक्शंस करी अमेज़ॉन से, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने अमेज़ॉन से कोई सामान खरीदा, लेकिन मैंने पेमेंट तो अमेज़ॉन को ही करी है। तो क्या अमेज़ॉन को मैंने जो पेमेंट करी है कि वो वायर ट्रांजैक्शन, यानी मैंने मोबाइल से अगर पेमेंट करी है तो क्या वो वायर इंटरनेशनल या ट्रांजैक्शन कहलाएगी, या वो डोमेस्टिक वायर ट्रांजैक्शंस कहलाएगी? दोबारा समझाता हूँ कि अगर मैंने अमेज़ॉन से या किसी भी बाहर की किसी भी कंपनी से कोई भी सामान खरीदा और मैं पेमेंट अमेज़ॉन की साइट पे जाके कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, तो क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कही जाएगी, वायर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, या इंटरनेशनल वायर ट्रांजैक्शंस, या वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कही जाएगी? देखिए, यहाँ पे अमेज़ॉन इंडिया में व्यापार कर रही है, लेकिन वो इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, यानी कि जिस कंपनी के, वो आपने देखा होगा जब आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं तो वो अमेज़ॉन की साइट पे इंडियन ओरिजिन के जो वेंडर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उन्हीं का सामान होता है। यानी कि आस्था इंटरनेशनल्स या आस्था एसोसिएट या जो भी कोई भी XYZ कंपनी, वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो एक्चुअल में आप उन्हें पे कर रहे होते हैं और एक छोटा सा भाग कमीशन का इसी पेमेंट में से अमेज़ॉन को जाता है। अमेज़ॉन उस छोटे से कमीशन पे टैक्स पे करती है इंडिया में भी, और अपनी जगह जहाँ पे वो कंट्री में वो पैसा लेके जा रही है वहाँ भी। तो ये ट्रांजैक्शन में मैं एक्चुअल में मेजर पार्ट जो है मेरा वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है, लेकिन जो उसमें कमीशन अमेज़ॉन लेके जा रहा है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं हम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या दोनों तरीके से हम लोग कर रहे हैं वायर ट्रांजैक्शंस में। आने वाली वीडियो में मैं आपको लिए इससे विस्तृत जानकारी और लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये कंटेंट आपको जानकारी से भरपूर रहे होंगे, इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको और वीडियोस आपको समय पे मिलती रहें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।